वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने मैं चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द लॉ ऑफ सप्लाई। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, जैसे कि हमेशा एक रिवीजन होता है, पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, मीनिंग, डेफिनेशन, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल। ओके, and in this lecture number 2 we will study law of supply. Okay students, so let's start lecture number 2, law of supply. Students, ये जो question है, explain in detail the law of supply, it's very important question. It always comes in exam for 8 marks. Okay, so just keep in mind and understand each and every concept with very carefully manners. Okay, so the law of supply is also a fundamental principle of economic theory like the law of demand. It was introduced by Professor Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. ये introduction आपको हमेशा लिखना है, whether the law of demand हो या law of supply हो, because these both the theories was introduced by Alfred Marshall in his books Principle of Economics, which was published in 1890. And here he is showing the relationship, a functional relationship between the price and the quantity supplied. Now what is the meaning of the price and the quantity supplied? Students, जैसा कि आप सबको पता है कि जब आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, विच चैप्टर, डिमांड चैप्टर, सो इन डिमांड चैप्टर जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, विच शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप। बट सप्लाई में ऐसा नहीं है, सप्लाई में ऐसा नहीं है। सप्लाई में जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा, आपका सप्लाई भी इंक्रीज होगा, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा, आपका सप्लाई भी डिक्रीज होगा। सो इट शोज दैट योर इट इज देयर इज अ direct relationship. What? Here there is a direct relationship, and whether in demand, here it is inverse relationship. Okay, तो ये मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यूजली होता है क्या है एग्ज़ाम में, क्योंकि हम लोग जब पेपर्स चेक करते हैं तो ये सारे मिस्टेक्स आपके बहुत मिलते हैं। तो अगर ये आपको गाइड मिल जाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, तो होप सो ये मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करोगे। आप लोग डिमांड के चैप्टर में सप्लाई डाल देते हो, सप्लाई के चैप्टर में डिमांड डाल देते हो, क्योंकि आप भूल जाते हो। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप, बट सप्लाई शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब भी आपको एग्ज़ाम में डिमांड चैप्टर आए, आप खुद को एज्यूम करो कि आप कंज्यूमर हो। बट जब आप सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, दैट टाइम यू हैव टू एज्यूम योर सेल्फ दैट यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ सप्लायर, यू आर अ प्रोड्यूसर। क्यों? सप्लाई अगर आप ये एज्यूम करेंगे कि यू आर अ सप्लायर, तो आप इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा जब प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तभी तो मेरा बिजनेस ज़्यादा होगा। ओके, सो सप्लाई शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? नाउ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा होगा, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज बीइंग एज एन एग्जामिनर, जब हम लोग आपका बोर्ड का पेपर चेक करते हैं तो इको में कम मार्क्स मिलने का रीज़न यही होता है, बिकॉज जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता ही नहीं रहता कि क्या लिखना है, इसलिए आपका मार्क्स कम हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में आपको ये मेंशन करना है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। मतलब है कि आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, दैट टाइम यू हैव टू मेंशन दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस में चेंजेस दिखाना है, अदर फैक्टर्स में जैसे इनकम है और टेस्ट है, हैबिट है, दीज ऑल आर अदर फैक्टर्स, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा।
और जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे दिस वन, तो आपको अच्छे से पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ के, अच्छे से लर्न करके, अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप लिखोगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। सो इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो आपको यहाँ से लिखना है राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया आपको यहाँ से यहाँ तक का लाइन? आपको समझ में आ गया तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम। ओन वर्ड्स इन द सेंस ये इकोनॉमिकल वर्डिंग्स चाहिए, इज एंड आर दीज यू कैन चेंज। आफ्टर दैट ये सिम्बॉलिकली आपको एक्सप्रेस करना है। एक्स मीन्स कमोडिटी, कमोडिटी मतलब कोई भी कमोडिटी, पेन, नोटबुक, वट एवर। एक्स इज अ कमोडिटी, एस फॉर सप्लाई, एफ shows functional relationship, P for price, then all you have to mention it. Okay, statement of the law हो गया। अब assumptions आपके नोटबुक में रॉन्ग प्रिंट है, इसलिए assumptions नहीं करेंगे हम लोग करेंगे सबसे पहले टेबल। यस, हम लोग सबसे पहले करेंगे टेबल। तो जब आप ये टेबल करोगे तब आपको ये मेंशन करना है ये कैसा टेबल है। ये आपका किस चीज़ का टेबल है? ये आपका सप्लाई का टेबल है। किसका टेबल है? ये आपका सप्लाई का टेबल है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे सप्लाई शेड्यूल। व्हाट यू विल मेंशन हियर? यू विल मेंशन हियर सप्लाई शेड्यूल। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट टू ड्रॉ योर टेबल। अब इस टेबल में आप देखो, व्हेन द प्राइस ₹10 है, दैट टाइम सप्लाई ओनली इज़ 100 kg, बट व्हेन द प्राइस इज़ हायर, दैट इज़ 50 rupees, that time your supply is also higher, that is 500 kg. Why? Because here there is a direct relationship. So ये आपको यहाँ पे टेबल में क्या किया है? आफ्टर टेबल ये क्या किया है? Here there is a explanation which shows a direct relationship between price and quantity supplied. समझ में आया आप लोगों को? You followed it. अब सेम जो टेबल आपने बनाया है इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। So your graph is a supply curve. Your graph is supply curve. Now here when you are going to draw the supply curve, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, that supply curve will always upward direction, from left to right in upward direction. जबकि आपने डिमांड कर्व में जो भी आपने डिमांड का ड्रॉ किया है वो ऑलवेज आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है, पर सप्लाई कर्व में ऐसा नहीं है। सप्लाई का ऑलवेज इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना। सो ऑन वाई एक्सिस योर प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस योर क्वांटिटी सप्लाइड। सो हियर यू कैन से दैट at the price of ₹10, your supply is 100 kg. At the price of ₹20, your supply is 200 kg. In the same way, at the price of ₹50, your supply is 500 kg. So supply curve is going in upward direction from left to right. There is only one way, that is left to right. हम लोग रोड क्रॉस करते हैं ना दोनों साइड से, तो यहाँ पे दोनों साइड का रोड क्रॉस करने का ध्यान में नहीं रखने का है, सिर्फ एक ही रोड क्रॉस करने का ध्यान रखना है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ओके, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। एंड इट शोज अ पॉजिटिव स्लोप विच इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ईजी हो गया एक्सप्लेन करने का? समझ में आया? सो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन। ओके, अब हम लोग चलते हैं एजम्पशंस की तरफ। एजम्पशंस में, एजम्पशंस ऑफ द लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजम्पशंस? आई ऑलवेज से दैट एजम्पशंस मीन्स यू हैव टू एज्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल डे है, डे में अगर हमने एज्यूम किया कि ये नाइट है तो आप नाइट मान के चलोगे, ये नहीं मानोगे कि ये डे है। जो आप एज्यूम करते हो, जो आप मानते हो, मान कर चलते हो। तो यहाँ पे एजम्पशन से जितने भी पॉइंट्स हैं, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, देयर आर 7 to 8 पॉइंट्स। और सब में आपको यही चीज़ लिखना है कि it is assumed that there is no change in the cost of production. It is assumed that there is no change in technique of production. It is assumed that there is no change in the weather conditions. सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और सब जगह आपको यही लिखना है कि it is assumed that there is no change, no change, no change, no change. हर जगह आपको
सारे पॉइंट्स लर्न करना है एंड यू हैव टू राइट ओनली वन वर्ड, दैट इज इट इज एज्यूम दैट देर इज नो चेंज, ओके, बिकॉज इट इज एजम्पशंस. ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आया. अब हम लोग आते हैं एजम्पशंस के बाद एक्सेप्शंस पे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस मीन्स हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शनल तो होता ही है. सभी के फैमिली में, कॉलेज में, स्कूल में कोई ना कुछ एक्सेप्शंस रहता ही है. इन द सेम वे इन द लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो देयर आर सम एक्सेप्शंस. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ सप्लाई का सप्लाई ऑफ लेबर ऑलवेज कम्स फॉर शॉर्ट नोट्स. एग्री एंड डिसएग्री आता ही है. ओके, सो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शंस है सप्लाई ऑफ लेबर. What is the supply of labor? Supply of labor is the total number of the hours that workers to work at a given pay wage rate. It is represented graphically by a supply curve. In case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor. Supply of labor मतलब hours of working would increase. So supply curve slopes upward. Supply curve हमेशा upward ही जाएगा. But थोड़े टाइम के बाद में supply curve bend हो रहा है. क्यों bend हो रहा है ये यहाँ पे आपको समझना है. Supply of the labor, that is our hours of work, falls with a further rise in wage rate and supply curve of labor bends backward. What is the reason that the supply curve is bending backward? So this is because the workers would prefer leisure to work after receiving high amount of the wages. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वर्कर क्या कर रहा है, उसको कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो तो 1 आवर आप यहाँ पे ए क्लास में पढ़ा रहे हो और यहाँ पे बी क्लास में भी आप 1 आवर पढ़ा रहे हो. ओके, और जो ए क्लास है यहाँ पे आपको 1 आवर का 300 रुपीज़ मिल रहा है, लेकिन जो बी क्लास है यहाँ पे आपको 1 आवर का 500 रुपीज़ मिल रहा है. तो बट ऑब्वियसली 1 घंटे में यहाँ पे 300 रुपीज़ मिल रहा है और 1 घंटे यहाँ पे 500 रुपीज़ मिल रहा है. तो जो भी टीचर है वो कहाँ पे जाना प्रेफर करेगा? विद इन लेजर टाइम, मोर इनकम. सो टीचर वुड लाइक टू प्रिफर टू गो इन द बी क्लासेस. इसके लिए यहाँ पे हमारा बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व का ये जो सप्लाई कर्व है बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है. अब इसको सेम आपको समझना विद द हेल्प ऑफ द टेबल. सी हियर लेबर सप्लाई शेड्यूल. वेजेस पर आवर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़. आवर्स ऑफ वर्क पर डे, अगर 100 रुपीज़ मिल रहा है तो 5 घंटे काम कर रहा है 500, 7 आवर्स काम कर रहा है 1400, बट 6 आवर्स काम कर रहा है तो उसको कितना मिल जा रहा है 1800. सो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पे काम करना ज़्यादा पसंद करेगा. यस, अब ये सेम चीज़ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिया है. ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस सप्लाई ऑफ लेबर, ऑन द वाई एक्सिस वेजेस मतलब कि प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ मतलब ये वेज, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़. अब आपका यहाँ पे आ रहा है, देखो 100 रुपीज़ में इंसान कितना काम कर रहा है? 5 आवर्स काम कर रहा है. 200 में इंसान कितना काम कर रहा है? 200 में इंसान 7 आवर्स काम कर रहा है. 200 में इंसान 7 आवर्स काम कर रहा है. बट 300 में इंसान कितने काम कर रहा है? 6 आवर्स काम कर रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ये जो है SAS1 ये क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है. वाई? बिकॉज SAS1 इज द बैकवर्ड बेंडिंग. इट इज़ योर बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर सप्लाई कर्व. एंड SA जो है, ये जो सिर्फ SA है, ये आपका क्या दिखा रहा है? इट इज़ अ इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व. यहाँ पे आपका सप्लाई पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. SA ये इंक्रीज कर रहा है. बट जो AS है, AS वो क्या है? लेज़र टाइम. लेज़र टाइम का मतलब वहाँ पे 1800 मिल रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? बैकवर्ड बेंडिंग हो जा रहा है. सो ड्यू टू दैट इट इज़ नोन एज दैट लेबर सप्लाई कर्व इज़ अ बैकवर्ड बेंडिंग. ओके, और जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट आपका हेडिंग होगा लेबर सप्लाई कर्व. देन आपका वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करना है. सप्लाई ऑफ लेबर में आपको आवर्स ऑफ वर्क रिप्रेजेंट करना है. अगर आप ये नहीं लिखते हो आवर्स ऑफ वर्क तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन वेज रेट रुपीज़ पर आवर, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू मेंशन. इको में वेरी माइन्यूट थिंग्स के लिए मार्क्स कटता है. अब पूरा प्रॉपर करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट 2 मार्क्स, अदरवाइज यू विल गेट ओनली हाफ और 1 मार्क. So these all are very important to mention.
क्लियर? तो ये आपको लेबर सप्लाई कर्व बेंडिंग क्यों है, दैट यू अंडरस्टूड ड्यू टू द लेजर टाइम. ओके, चलो अब नो नेक्स्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्री और डिसअग्री में आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, एंड आंसर इन डिटेल में तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस आएगा, तो आपको सारे एक्सेप्शंस यू हैव टू राइट. So these all explanation is given here. Whatever I have explained, these all explanation is given over here. Okay. When agree and disagree will come, that time you have to write and you have to explain full point wise. Then you are going to get out of 4 full marks. Now the second is agricultural goods. Yes, the law of supply is not applicable to agricultural goods because कभी law of agricultural goods कैसा है, ये नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड है. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन रेनिंग एंड ऑल अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, तब तो हायर प्राइस है. बट अगर नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में लॉस भी हो जाता है. मेनी ऑफ द क्रॉप्स आर गोइंग टू बी गेट रॉटन, ये ऐसे स्पॉयल हो जाती है. तो इससे क्या होता है, हमारा जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाता है. सो यहाँ पे भी ये लॉ हमारा अप्लीकेबल नहीं है. नाउ थर्ड इज अर्जेंट नीड फॉर कैश. जब हमको नीड की अर्जेंट नीड रहती है किसी कैश की, सो दैट टाइम वॉट एवर द मनी सप्लायर को मिलता है वो उसको लेके अपना काम निकालना उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उस वक्त वो ये नहीं देखता है कि वेदर आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस. चलो भाई ठीक है, थोड़ा लॉस ही सही, बट दैट टाइम मुझे कैश की बहुत नीड है, सो वॉट एवर द प्राइस आई एम रेडी टू सेल. So this law is not applicable for urgent need of the cash. Now, perishable goods. What is the meaning of perishable goods? Perishable goods means the goods which are for few hours, जो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे, like milk, vegetables, fish. तो अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर है वेजिटेबल का, वो मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए वेजिटेबल्स लाया. अब ये नाइट टाइम, उसको जाना है नाइट में घर, नाइट में वेजिटेबल्स घर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा. येस और नो, बिकॉज वो इतना फ्रेश नहीं रहेगा नेक्स्ट डे के लिए. तो फिर उसे कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो उसको क्या लगेगा, चलो मेरा थोड़ा सा माल है, थोड़ा लॉस ही सही, अच्छा बिका तो अच्छी बात, नहीं तो जाने दो, थोड़ा सा कम प्रॉफिट, आई विल सेल इट एंड आई विल गो. सो पेरिशेबल गुड्स के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है. रेयर गुड्स लाइक ओल्ड कॉइन्स, एंटिक्स, ये एंटिक गुड्स, रेयर पेंटिक्स पे भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लीकेबल नहीं होता. बिकॉज अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो भले उसका प्राइस ज़्यादा है, आई हैव टू बाय. यस, सो रेयर गुड्स पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स, explain in detail the law of supply. You understood? First is introduction, second is statement of the law, then table, explanation of table, then graph, explanation of graph, then assumptions and then exceptions. Okay, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज वेरिएशन इन सप्लाई. येस, वेरिएशन इन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरिएशन इन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेम जैसे हमारा वेरिएशन इन डिमांड था, वैसे ही वेरिएशन इन सप्लाई है. ओके, सो इन वेरिएशन इन सप्लाई में भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैंने डिमांड में बताया है वी एंड पी, और यहाँ पे भी बता रहे हैं वी एंड पी. वी फॉर वेरिएशन, पी फॉर प्राइस. इसका मतलब आपको ये, अगर आप यहाँ पे लिख लोगे तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में आ जाएगा कि इसमें हमको चेंजेस किस में दिखाना है, प्राइस में या फैक्टर्स में. तो वेरिएशन के टाइम पे आपको चेंजेस सिर्फ प्राइस में दिखाना है, फैक्टर्स को हाथ भी नहीं लगाना है. सो हियर यू कैन राइट वी एंड पी, because here there is only changes in price, other factors will remain constant. और अगर आप वेरिएशन इन सप्लाई का मीनिंग नहीं लिखोगे एग्जाम में, यू विल गेट 0 अगर आपने प्राइस के बदले फैक्टर्स लिख दिया तो. क्योंकि ये वेरिएशन इन सप्लाई का मीनिंग ही यही है कि देयर इज ओनली चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट. क्लियर? इफ़ यू विल नॉट राइट दिस प्रॉपर आंसर, इफ हियर इन वेरिएशन ऑफ सप्लाई अगर आप ये लिख दोगे कि देयर इज अ चेंजेस इन फैक्टर्स, डिमांड विल ये इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग. सो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन सप्लाई, दैट टाइम आप क्या वर्डिंग्स लिख रहे हो. So if you are going to write variation in supply, so that time be very careful that you are going to write that there is only changes in price, and other factors will remain constant.
and clear. So V and P. अब there are two types of variation. First is expansion of supply and second one is contraction of supply. So students, you all are aware that expansion का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब हो रहा है कि आपकी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है. बट सप्लाई बढ़ रही है मतलब ये डिमांड नहीं है, यहाँ सप्लाई बढ़ रहा है मतलब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है. देयर इज अ राइज इन प्राइस एंड ड्यू टू दैट देयर इज सप्लाई क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है. सो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन प्राइस. ओके, सो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई खुद के वर्ड में लिख सकते हो that the meaning of expansion of supply means there is a rise in price and due to that there is a quantity supply is also increasing and demand curve is going upward on the same demand curve which shows a direct relationship. खत्म. कितना इजी है ना. अब इसको आप ग्राफ को समझो. एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ऑलवेज पुट एरो मार्क y x, p for price, o. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ग्राफ को समझो. पहले आपने हेडिंग दे दिया है, सब समझ, ये आपको मेंशन करना है एवरीथिंग. अब ग्राफ को समझो. ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है. यहाँ पे आपने क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है ऑन द x एक्सेस. अगर आप x एक्सेस पे प्राइस लिख दोगे तो योर ग्राफ इज़ रॉन्ग. ओके, सो ऑन द x एक्सेस देयर इज़ ओनली क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन द y एक्सेस देयर इज़ अ प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने P है ओरिजिनल प्राइस एंड P1 है इंक्रीज इन प्राइस. ध्यान में रखना. क्यों, आप क्या मेंशन कर रहे हो, इंक्रीज इन प्राइस. सो हियर P1 इज इंक्रीज इन प्राइस. सो योर सप्लाई इज इंक्रीजिंग. दिस इज योर सप्लाई कर्व एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग फ्रॉम M to N. तो जब सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो कभी भी ध्यान में रखो, तुमको पता है कि जब कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होता है तो वो राइट साइड में जाता है. सो सप्लाई इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1 on the same supply curve and the supply curve is going upward. Okay, बस इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का है. X axis, Y axis with a rise in price from OP to OP1 resulting in an upward movement from M to N along the same supply curve SS. It is known as expansion of supply. Clear? और यहाँ पे expansion of supply and contraction of supply का distinguish भी आता है. तो आप ये ग्राफ बना सकते हो. फिर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में इंक्रीमेंट होता है, ये हमारी सप्लाई एक्सपैंड होती है ऑन द सेम सप्लाई कर्व. बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, आपका प्राइस कम होता है और जब प्राइस कम होगा तो सीधी सी बात है हमारा सप्लाई भी कम हो जाएगा. यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they put the heading contraction of supply and they write the answer that there is increase in price and due to that there is a decrease in supply. What is the meaning? It's all meaningless. So बच्चों का आंसर क्या होता है, wrong. So whenever you are writing anything, you हमेशा ध्यान में रखो कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसमें, सप्लाई में. सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब चेंजेस इन प्राइस. तो क्या चेंजेस आ रहा है प्राइस में, प्राइस हमारा कम हो रहा है और प्राइस हमारा कम हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सप्लाई भी कम हो रहा है. ड्यू टू द लेस इन प्राइस, ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस देयर इज ऑल्सो अ डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, सो दिस इज देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट. देखो जब मैंने आपको ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बताया था तो वो अपवर्ड मूवमेंट था, बट ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. ओके, सो ये आपको अंडरलाइन करना है, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. और आपको ये एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे आप क्या लिखे हो, यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे आपका प्राइस क्या हो रहा है. देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो क्या दिखा रहा है, दैट आपका सप्लाई P2 नीचे आ रहा है. P2 मीन्स व्हाट, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस फॉल्स हो रहा है. ओके, और इसकी वजह से पहले आपका सप्लाई ज़्यादा था और बाद में देखो ये एरो दिख रहा है, आपका सप्लाई कम हो गया. तो आपका ये Q से Q2 मतलब लेफ्ट साइड में आपकी सप्लाई आ गई, Q से Q2 में आपकी सप्लाई आ गई, मतलब आपकी सप्लाई कम हो गई. दिस यू कैन इजिली एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड. दैट इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, y axis. Supplied falls from OQ to OQ2 with a falls in price resulting a downward movement from N to M on the same supply curve which is known as
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब समझ में आ गया होगा. वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब होता है चेंजेस इन द प्राइस. अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. चेंजेस इन द प्राइस, तो देयर आर फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्शन. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आपका चेंजेस इन सप्लाई. यस, चेंजेस इन सप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है. चेंजेस इन सप्लाई में प्राइस का कोई भी रोल नहीं है. ये एक गेस्ट है और यहाँ पे चुपचाप देखिएगा बस. यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे चेंजेस किस में आएगा, ओनली अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा. व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन इट इज़ नोन एज चेंजेस इन सप्लाई. ये आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है. सो सी एंड एफ, यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है, प्राइस हमारा गेस्ट है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे किसका काम है, फैक्टर्स का काम है. किसका काम है, फैक्टर्स का काम है. सो चेंजेस इन सप्लाई मीन्स चेंजेस इन द फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट. बस. तो यहाँ पे दो पॉइंट है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपके अदर फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक इनकम इंक्रीज हो गया, या फेस्टिवल सीजन आया है तो सब लोग की डिमांड बढ़ती है, ड्यू टू दैट सप्लाई बढ़ती है, ड्यू टू चेंज इन द इनकम फैक्टर्स में दीज ऑल आर फैक्टर्स. नो, टेस्ट, हैबिट, फैशन, कुछ भी. तो हमारे ये सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में चल रहे हैं, मतलब सप्लायर के फेवर में चल रहे हैं, इसलिए हमारा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, सप्लाई देखो ओ क्यू से Q1 पे जा रहा है. प्राइस, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, जब आप चेंजेस इन सप्लाई करोगे तो आपका प्राइस से कोई रोल नहीं है. तो यहाँ पे एक पी और दूसरा पी मत बना देना. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनको हैबिट होती है पी बनाने की, तो दूसरा पी बीच में बना देते हैं. द आंसर इज़ रॉन्ग, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपका प्राइस क्या है, वो गेस्ट है, उसका कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ यहीं पे रहेगा बस. तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान में रखना, जब आप एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बना रहे हो तो वहाँ पे प्राइस का रोल है, वहाँ पे फैक्टर गेस्ट है. लेकिन जब आप चेंजेस इन सप्लाई बना रहे हो तो यहाँ पे प्राइस ही गेस्ट है. ध्यान में रखना, कीप इन माइंड. ओके, सो हियर आपका प्राइस बढ़ा, सॉरी आपका फैक्टर्स बढ़ा और फैक्टर्स की वजह से आपका सप्लाई बढ़ गया. तो मेन प्राइस का था S और दूसरा प्राइस है इंक्रीज इन प्राइस इज S1. सो योर सप्लाई इज इंक्रीजिंग फ्रॉम OQ to OQ1. X axis, Y axis resulting in outward shift to the original supply curve from to the right side. It is known as increase in supply. लिख सकते हो, अगर समझ गए हैं तो अच्छे से लिख सकते हो. नो नीड टू मग अप. नाउ डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई. इट मीन्स योर सप्लाई इज फॉलिंग डाउन, सप्लाई कम हो रहा है. वाई, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो अनफेवरेबल हो रहे हैं. फैक्टर्स की वजह, लाइक बिफोर 2 years वी हैव फेस्ड ऑल पैंडमिक्स ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न. आपका जॉब छूट गया, आपकी इनकम नहीं है, तो आप जितना पहले सब डिमांड सप्लाई करते थे उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो ये फैक्टर्स वो आपके फेवर में नहीं है. अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स. So decrease in supply refers to fall in supply of a given commodity due to unfavorable changes in other factors and price will remain constant. So like tax rate, outdated technology, strike by workers, कुछ भी हो सकता है, बट प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ओके, इसके वजह से ये जो आपका ये ओरिजिनल सप्लाई है S और S2 जो है ये आपका न्यू सप्लाई है, जो कि आपका सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, फॉल्स हो गया. सो योर सप्लाई इज डिक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q2. पहले Q था, सॉरी पहले Q था, बाद में Q2 हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया. ओके, सो यू कैन एक्सप्लेन दिस resulting inward shift in the original supply curve to the left from S2. S2 it is known as decrease in supply. So you can easily write the distinguish between increase in supply and decrease in supply. Increase in supply में rightward shift होता है supply में, decrease in supply में इनवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई में. यहाँ पे आपके फैक्टर्स फॉल्स होते हैं इसलिए सप्लाई फॉल्स होती है. इंक्रीज इन सप्लाई में आपके फैक्टर्स फेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं इसलिए आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है. ईजिली यू कैन लर्न इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. सो स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर नंबर 2
मैं यहीं पे बंद करती हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।